डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क में माहौलियाती और ज़रई एमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया और कहा है कि विफाक तो अपना किरदार अदा करेगा, सूबे भी इसमें अपना हिस्सा डालें। देखिए जी, वो जाहिर है कि मुल्क में जो हालात हैं उसके हिसाब से वो काबीना का इजलास हुआ है, लेकिन ये जो मेजर अदनान असलम की शहादत हुई है बन्नू में, और 3 दिन तक वो CMH में रहे शदीद ज़ख्मी होने के बाद, और साथी को बचा रहे थे अपने, उसको उन्होंने कवर किया, और वहाँ पे जो ये दहशत गर्दी तो कांस्टेंट है बिल्कुल, लेकिन बड़ी उन्हें जाम शहादत नोश किया, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दूसरा जो मामला है सैलाब, और ये सारे मामला तो चल रहे हैं, उसके नतीजे में पॉलिटिकल अनरेस्ट भी है, बाकी सारे मामला जो हैं वो चैलेंजेस हैं बहुत सारे मुल्क को। अच्छा, इसमें जो सोशल ज़ाहिर है कि अब एक सूरत हाल पैदा होगी सैलाब के नतीजे में, और बाकी जो तबाहकारियाँ हुई हैं उनके बाद, लेकिन जो बड़े वाक़यात हैं उसका ज़रा अहाता करते हैं। बहुत बड़े वाक़यात जो पिछले 24 घंटों में फिर जिनकी इतलात हमारे पास आ रही हैं। पहली तो ये बात है कि हमास के जो कायदीन जिनके बारे में ये था कि जी बहुत अहम पोलिट ब्यूरो के उनके अरकान सारे, खलील अल-हया, खालिद मशाल, इस्माइल दरवेश और ज़ाहिर जबारेन, ये तमाम शख्सियत जो हैं ये ग़ालिबन हयात हैं, और इन पे जो इसराइल का हमला था वो नाकाम हो गया। अच्छा, अब ये पूरी जो सूरत हाल है, अब मैं ग़ालिबन कह रहा हूँ क्योंकि ये वो इतलात हैं जो अब इस वक्त ज़ेर बहस हैं हर तरफ, और ये एक आप समझें कि एक इतना बड़ा टर्मोइल उसके नतीजे में खड़ा होने जा रहा है। पहले ही खड़ा है, लेकिन अब मज़ीद थोड़ी देर पहले इसराइल ने दोबारा सना पे, जो यमन के इलाकों पे कुछ मिसाइल वगैरह गिराए हैं, लेकिन मैं उससे हट के जो दूसरा ये मामला है कि ये शख्सियात जो हैं ये कायदीन ज़िंदा हैं, ग़ालिबन हयात हैं, और यहाँ पर अब कतर में ये वाक़या, उन्होंने कतर में हमला किया, और कतर में कल हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखें, कतर जो है वो एक बहुत अहम मुल्क, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क, और ये 2012 में जब ये दाइश वाइश ने सर उठाया था, तो ये सीरिया से उसके बाद ये पॉलिटिकल ब्यूरो जो है ये कतर आ गया था, क्योंकि वहाँ पर जो है वो ये दाइश के लोग इनके मतलब वहाँ एक बहुत अजब सी सूरत हाल थी, तो उसमें फिर बशारुल असद और बाकी सारे अरब ममालिक की मुशावरत से ये यहाँ पे आए थे, और उसमें ज़ाहिर है कि वेस्टर्न मुल्क, अमेरिका और बाकी सारे भी ऑन बोर्ड थे कि ये यहाँ पे कतर ही शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, अब कतर जो है वो ये जहन में रखें कि जो मैंने पहले बात की थी और सब इसको जानते हैं, इसको कुछ बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है कि कतर जो है वो वहाँ पर एक तो अरब दुनिया का सबसे बड़ा, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है, तो सबसे बड़ा जो अरब दुनिया में अल जज़ीरा, जिनकी शहादतें भी बहुत हुई, और ये सिर्फ गज़ा नहीं बल्कि इससे पहले भी जो अल जज़ीरा, अगर आप वो 9/11 के बाद से देखें तो अल जज़ीरा का एक बहुत अहम किरदार आपको नज़र आता है। दूसरा ये है कि यहाँ पे सेंट कॉम का फॉरवर्ड, जो उनकी फॉरवर्ड बेस यहाँ पे 11 यूनिफाइड सेंट कॉम के की कमांड्स हैं, 11 सही, और यूनिफाइड कमांड से मुराद ये होती है ग़ालिबन के जिसमें 2 से ज़्यादा उनकी कोई फोर्सेस आपस में मिल जाएं तो फिर यूनिफाइड कमांड। तो उनकी 11 जो कमांड्स हैं उसमें जैसे पैसिफिक कमांड है, जैसे उसमें नॉर्दर्न कमांड है, जैसे यूरोपियन कमांड है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे सेकंड दिखा सकें तो ये पूरी दुनिया को इस तरह से उनका डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो कि अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, वो इस तरह से दुनिया को तकसीम करता है।
और ये उनकी जो कमांड्स हैं, अगर फर्स्ट को हम देखें तो ये उनका चेन ऑफ कमांड इस तरह से चलता है। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की जगह आप सेक्रेटरी वॉर कर दें तो फर्स्ट को हम देखें तो उसके बाद फिर ये फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए अलग है और बाकी जो उनकी कमांड्स हैं वो अलग हैं। तो ये इनकी जो टोटल कमांड्स हैं, ये अमेरिका का जो एक उनकी अफवाज का जो एक स्ट्रक्चर है वो ये है। अच्छा, अब इसमें जो एक मसला हमेशा रहा अमेरिका को, मैं अभी इस पे कतर पे मैं बात करने से पहले मैं कुछ ज़रा इसमें दो तीन बातें और अहम कह जाऊँ, वो ये है कि अमेरिका के लिए हमेशा जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह रही जो कि मशरिक़ वस्ता है, मिडल ईस्ट, अरब ममालिक, ईरान, तुर्किया, इराक, सारा। लेकिन यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कोई इनकी कोई कमांड नहीं थी। यानी यहाँ पर ये इनके साथ माहदे इस तरह से हुए थे, जितने भी ममालिक यहाँ पे, अरब और गैर अरब भी, क्योंकि ईरान और तुर्किया और ये सारे मुल्क भी तो ज़ाहिर है कि सेंट्रल एशिया तो नहीं, वो तो खैर उसको सोवियत यूनियन के उसमें था, लेकिन ये है कि पाकिस्तान भी सेंटकॉम में आता है। तो ये सारे मुल्क जितने उस वक्त जितने भी ममालिक हैं, पैसिफिक कमांड तो बन गई थी। पैसिफिक कमांड ने तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ना इसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, पैसिफिक थिएटर में। ये सारी कमांड्स असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हुई सामने रख के बनाई गई थी। तो उस वक्त यहाँ जो कि कोई बड़ी जंग नहीं हुई थी, तो एक यूरोपियन कमांड बन गई थी, एक पैसिफिक कमांड बन गई थी। तो यहाँ जो मशरिक अरब ममालिक थे, इनका अमेरिका को समझ नहीं आता था क्या करें। हालांकि यहाँ पे बड़ी फौजी कार्रवाई उन्होंने की। मिसाल के तौर पे जैसे ईरान में सोवियत यूनियन और बरतानिया जो थे वो दोनों आए एक वक्त में, फिर उसके बाद ये आज़रबाईजान के मामले पे सोवियत यूनियन, इत्तेहादी थे उस वक्त सारे, लेकिन ये कि बहरहाल यहाँ पे कमांड कोई नहीं। उसके बाद ये हुआ कि वो आइजनहार, फिर उसके बाद जनाब वो निक्सन और फिर कैनेडी दौर और बाकी अदवार में ये होता रहा कि जी यहाँ पर हम कैसे क्या करें। यहाँ पर कोई ये था कि भाई आपको जब ज़रूरत हो तो फ़ौज फ़ौरन आ जाएगी, फ़ौरन कहीं से फ़ौज आ जाएगी, यूरोप से आ जाएगी, पैसिफिक से आ जाएगी फॉलो। लेकिन फिर कार्टर के दौर में ये हुआ कि जो को कार्टर डॉक्ट्रिन कहते हैं, क्योंकि जो कार्टर के दौर में ये हुआ कि एक तो इनकलाब ईरान आ गया, और यहाँ पे जैसे इनकलाब ईरान आया तो उन्होंने पकड़ लिया वो अमेरिका के, वो 444 दिन के लिए उन्होंने ये रमाल बना लिया। साथ ही ये हुआ कि ये सोवियत यूनियन दाखिल हो गया अफगानिस्तान में जो, ठीक है जी। और तो उस वक्त फिर जो प्रेसिडेंट कार्टर थे, वो कार्टर डॉक्ट्रिन में उन्होंने फिर ये कहा कि रैपिड डिप्लॉयमेंट जॉइंट फोर्स, जॉइंट टास्क फोर्स या जॉइंट फोर्स उन्होंने तश्कील दी, उसको कार्टर डॉक्ट्रिन कहते हैं। और उसमें उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर कोई मसला होगा तो एक ऐसी आप यहाँ पे एक रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स तश्कील दें। ये 1980, 79, 80 के कहीं, तो उन्होंने कहा कि ये आप ऐसी दें कि आपको कोरिया से या यूरोप से कहीं से, नेटो से, क्योंकि नेटो से यूरोपीय कमांड तो नेटो को देख रहा था, सर जंग थी, यहाँ फौज ना बुलवानी पड़े, तो और आप इसको 2 सालों में एक कमांड बना दें। तो ये कार्टर डॉक्ट्रिन के तहत ये सेंटकॉम बन गई। सेंटकॉम, अच्छा सेंट का मतलब ये कि सेंट्रल, सेंट्रल इसलिए कि पैसिफिक और यूरोप के दरमियान में जगह थी, तो उन्होंने कहा सेंट्रल नाम रख दो, ये नाम वहाँ से निकला सेंटकॉम, ठीक है। एक तरफ यूरोप की कमांड है, एक तरफ पैसिफिक कमांड है, दूसरी जंग अजीम के बाद बनी है ना कमांड्स, तो बीच में जो था उन्होंने कहा सेंट्रल कमांड रख दो नाम। तो 83 में 1983 में ही कमांड बन गई। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि कमांड बन गई, और अब जाहिर है कि एक यहाँ पर बहुत एक्टिविटीज़, अमेरिकन प्रेसिडेंसी सोवियत यूनियन से यहाँ से विड्रॉल हो रहा है, और फिर उसके बाद ईरान इराक वॉर हो रही है बाकायदा। लेकिन ये कि जो परमानेंट बेसिस थी वो फिर 91 की जो पहली खलीजी जंग हुई, उसके बाद फिर परमानेंटली उनकी ये था कि यहाँ पे फॉरवर्ड बेस कहाँ पे रखी जाए। तो वो फिर उसके लिए फिर कतर का इंतखाब हुआ। डिस्क्लोज बहुत सालों के बाद उन्होंने किया, लेकिन कतर में बहरहाल 91, 92 में जैसे ये सेंटकॉम की फॉरवर्ड बेस है, वो पीछे तो टेम्पा फ्लोरिडा में है ना, जो हेडक्वार्टर तो वो टेम्पा अमेरिका में, ये फॉरवर्ड बेस है जो यहाँ पे है। और इसमें 21वां मुल्क जो है वो अभी चंद साल पहले 21वां मेंबर इसमें शामिल हुआ है, जो कि इसराइल है। पहले भी बात की थी कि यूरोपियन कमांड के अंडर आता था, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड के बाद उन्होंने कहा कि इसके अंडर आना शुरू हो जाए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल एशिया पूरा जो है वो आता है सेंटकॉम के अंडर, सेंट्रल एशिया जी।
और उसके बाद इजिप्ट जो कि अफ्रीका में है, वो भी अफ्रीकन कौम के अंडर नहीं आता बल्कि सेंट कौम के अंडर आता है। सही। ठीक है, इजिप्ट। तो साउथ एशिया को भी आप देख लें ना कि जैसे स्टेट डिपार्टमेंट तो साउथ एशिया कहता है, लेकिन साउथ एशिया जो है वो उसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान ये सेंट कॉम में है। उधर बाकी जो इंडिया और वो ममालिक जो हैं वो, जैसे कि हम साउथ एशिया में बांग्लादेश को लाएंगे, लेकिन वो स्टेट डिपार्टमेंट बांग्लादेश को साउथ एशिया में रखेगा, लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है वो पैसिफिक में रखेगा। तो इस तरह से दोनों की अलग अलग डिवीजन। तो ये यहाँ पे जनाब फिर उसके बाद ये बेसिस बन गई, बेसिस बननी शुरू हुई, और बहुत बड़ी जो इनका फॉरवर्ड बेस जो है वो बनी कतर में, अल उदैद बेस, और साथ ही जो 5th फ्लीट वो बहरीन में। तो 40-45 हज़ार फ़ौज इस वक्त मशरिक़ वस्ता में मौजूद है अमेरिका की, मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ बेसिस हैं उनकी, और वक्तन फ़वक्तन आता रहता है कि जी इराक़ से फ़ौज निकालेंगे। ये जो लेटेस्ट है उनका, मैं 4th अगर यहाँ पे देखें तो ये उनकी लेटेस्ट प्रेजेंस जो मशरिक़ वस्ता में है, ये 2000 सीरिया में है, 2500 इराक़ में, 4th स्लाइड कुवैत में 13,500, बहरीन में 9,000, सऊदी अरेबिया 2,700, कतर में 10,000, अल उदैद में, ये जो कि 1996 में बनी थी, और फिर उसके बाद यूएई में। तो ये जो हैं, और वारशिप्स कुछ हैं इनके यहाँ पे मौजूद रहते हैं, जो 5th फ्लीट है बहरीन का। अच्छा, अब ये है कि ये तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, लेकिन उस वक्त जो था वो ये, उस वक्त की दुनिया मुख्तलिफ थी। सही। उस वक्त ये था कि एक तो ये था कि इनको ये कहा गया कि भाई इनकलाब आ गया है ईरान में, और आपका कल को ईरान के साथ मसला हुआ और यहाँ पे, तो फिर आपको तो सबको डिफेंस अपनी करनी होगी। तो एक वजह तो ये बनी। दूसरी ये कि खलीजी जंग, सद्दाम हुसैन बैठा है, वो फिर अटैक करेगा दोबारा, कुवैत में घुस जाएगा 91 के बाद, तो फिर उसको वो देखे ना सद्दाम और आपस में आपके मसाइल हैं ये वो, तो वो बहरहाल बेसिस जैसे तैसे ले ली आ गए अमेरिकन। और यहाँ पे ज़ाहिर सेंट कॉम एक बड़ा उनकी बड़ी कमांड है यहाँ पे, अब वो कतर में है। अच्छा, अब यहाँ पर एक मामला ये है कि जिन मुल्कों में बेसिस हैं, तो उन मुल्कों में बेसिस की कोई वजह है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर जापान में अमेरिका की बेसिस हैं बहुत ज़्यादा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई वहाँ पे जापान पे कोई अटैक करे तो वो कह रहे हैं हम तो सो रहे हैं। उस मुल्क के अंदर बेसिस हैं, तो फिर ये है कि आपको कोई आपके एग्रीमेंट्स उनके साथ ऐसे हुए हैं कि आपकी डिफेंस की जिम्मेदारी भी फिर, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये जो है ये एक तो कतर और जो अरब ममालिक और मुख्तलिफ ममालिक मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ जो अमेरिका के एग्रीमेंट्स हुए हैं, एक तो ये उनकी खिलाफ वर्जी भी हुई है, यानी जो बायलेटरल पुराने एग्रीमेंट्स हुए हैं ये उनकी खिलाफ वर्जी भी हुई है। इसराइल को अभी आप रखें ना साइड पे, ये तो उनकी खिलाफ वर्जी हुई है। दूसरी ये है कि मैं आपको लेके जाता हूँ, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये कैसे बच गए और इसराइल ने क्या किया, क्या हुआ। अब यहाँ पे दो बातें जो हैं वो चल रही हैं, और जाहिर है कि दो बातें आज वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर भी एक बड़ा आर्टिकल है, उसको अगर आप पढ़ें, और उसके बाद फिर जो 7th है वॉल स्ट्रीट जर्नल का एक आर्टिकल पढ़ें आप, और फिर डेविड इग्निशियस को मैं हमेशा कहता हूँ कि उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो वाशिंगटन पोस्ट में जो उनका आर्टिकल है, नेतन्याहू's अटैक, 4th अटैक इन कतर जस्ट नैरोड इजराइल ऑप्शंस, इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़ें, और फिर उसके बाद ज़रा बाकी अरब दुनिया के जो मीडिया है ओवरऑल और डिस्कशंस हैं टीवी पे और बाकी दाएँ बाएँ, उनको ज़रा डिस्कस करें, तो पता ही चलता है कि गालिबन यहाँ पे 2-3 मामलात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये बहुत पेचीदा हो गया मामला, और तलवारें निकलाई हैं सामने एक दूसरे के सामने। पहली बात तो ये कि ये पहले ही कहा इसराइल ने की तरफ से ऐलान हुआ कि जी, और हमने कल ये कहा था कि गालिबन अपने प्रोग्राम में बात की थी कि गालिबन एक खबर आ रही है कि हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके रहनुमा जिंदा हैं। ये बात मैंने कल की थी अपनी नशिश में। अब हुआ ये कि उसके कुछ देर के बाद इन्होंने वहाँ पे खुशियाँ मनानी शुरू कर दी नेतन्याहू ने, और ये कि हमारा हमला कामयाब हो गया ये। उसके बाद उनकी जो स्पोक वुमेन है जो वाइट हाउस की, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बात की,
और उस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है वो पता चला, लेकिन उस वक्त तक ताख़ीर हो चुकी थी। उनको अमेरिकन मिलिट्री की तरफ से बताया गया, अमेरिकन मिलिट्री ने उनको बताया कि इसराइल अटैक कर रहा है कतर पे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके बाद स्टीव विटकॉफ को कहा कि आप ज़रा कतर के हुकाम से बात करके उनको बता दें कि ये जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी के बगैर हो रहा है, लेकिन उस वक्त तक लेट हो चुका था मामला। और मुझे बहुत अफसोस है इस बात पे, और मैं कल यानी आज किसी वक्त मीडिया से बात खुल के करूँगा। तो उन्होंने ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी की और उनकी तर्जुमान ने भी कर दी। गुफअप हो गया मामला। पहले उन्होंने ये कहा कि जी ये बात जो है, अच्छा इसराइल की तरफ से बात हो रही थी कि हमने अमेरिका को ऑन बोर्ड ले लिया है, ये करने से पहले अमेरिका को ऑन बोर्ड लिए बगैर कतर पे कैसे हमला करेंगे जी। और उसमें रास्ते में किसी मुल्क का नाम भी आ रहा है, मगरबी मुल्क का, कि उसके रिफ्यूलिंग हुई दरमियान में। अच्छा अब यह है कि, और जाहिर है कि ये सारे मुल्क जो हैं अगर बहुत हाई एटीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हैं, जो आपके जो जेट्स हैं, स्टील जेट्स हैं, तो हर मुल्क के पास तो वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, और अचानक हुआ। और डिफेंड कौन कर रहा है? सेंटकॉम। डिफेंड जो है वो सेंटकॉम कर रही है, देख सारा सेंटकॉम रही है। कैसे पॉसिबल है कि सेंटकॉम को पता ही ना हो कि यहाँ से ये हो रहा है और यहाँ से। और बहरहाल हम जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं उनकी बात पे यकीन करते हैं फिलहाल। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैंने स्टीव विटकॉफ से कहा कि कतर को बता दो, लेकिन उस वक्त ताख़ीर हो चुकी थी और ये अटैक हो चुका था। अब जनाब अगर तो उसमें, लेकिन ये कि हमास के लोग जो हैं वो बहरहाल अच्छे नहीं हैं और वगैरह वगैरह। अगर तो ये हमास के लोग शहीद हो गए होते रहनुमा, तो इस वक्त वो वहाँ पे बेशुमार लोग दुनिया में धमाल डाल रहे होते। लेकिन ये जो बुझे बुझे से चेहरे हैं सबके, ये बता रहे हैं कि वो हमास के लोग जो हैं वो उसमें जिंदा बच गए।